हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार बर्नवाल। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में पाई जाने वाली अधिकांश बीमारियां ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। अतः सारे संसार के पर्यावरणविद एवं देश पृथ्वी को बचाने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अतः हम लोग भी इसका अध्ययन इसे 3 भागों में बांटकर करेंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल या वैश्विक प्रोग्राम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसे मौसम में बदलाव कह सकते हैं, किंतु वास्तव में पृथ्वी का तापमान प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इसी बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित करने के लिए विश्व में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वच्छ एवं उत्पादक पर्यावरण में रहना मानव का अर्थात हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पारिस्थितिकी तंत्रों को टिकाऊ अवस्था में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से सराहनीय प्रयास किए गए, जिनमें निरंतर प्रगति हो रही है। पारिस्थितिकी को उपजाऊ और टिकाऊ बनाने के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में आयोजित होने वाली पृथ्वी शिखर सम्मेलन सबसे अधिक उल्लेखनीय है। किंतु इस प्रकार के सम्मेलन लगातार होते रहे हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट। संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से आयोजित की जाने वाली यह सबसे प्रमुख सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन में 100 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था, पृथ्वी ही हमारा एकमात्र रहने का स्थान है, इसका भविष्य हमारे हाथों में है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित 5 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह जब शिखर सम्मेलन हुआ तो सभी देशों के बीच कुछ समझौते किए गए, जिनमें से 5 सबसे मुख्य समझौते थे। पहला समझौता जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क या क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क, ठीक है। यह एक कानूनी संधि है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान का विश्व स्तर पर मूल्यांकन करना था। अगस्त 1992 में इस संधि पर 154 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। अब दूसरा समझौता देखते हैं। जैविक विविधता संधि या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्रीमेंट। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानूनी संधि है जिसमें पृथ्वी पर जैविक विविधता को संरक्षण प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए इस संधि पर 161 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब तीसरा समझौता, वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। यह एक ऐच्छिक समझौता था जो
वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए किया गया था। विशेषतः विकसित तथा औद्योगिक देशों को अपने वन संसाधनों के रिसाइकिल करने पर ध्यान देना था। अब चौथा समझौता देखते हैं। घोषणा पत्र या इसको कहते हैं द अर्थ चार्ट। यह भी एक ऐच्छिक समझौता है जिसमें पर्यावरण से संबंधित 27 नियमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। संसाधनों के दुरुपयोग का पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ता है, जिससे वायु, जल, मृदा तथा पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ठीक है। अब पांचवा समझौता था एजेंडा 21। एजेंडा 21 मतलब इसमें एजेंडे थे, समझौता नहीं था। एजेंडा क्या कि क्या क्या हमको आगे करना चाहिए। यह भी एक ऐच्छिक समझौता है। इसके अंतर्गत टिकाऊ विकास पर बल दिया गया है। इसमें विकासशील देश विकसित देशों से मांग कर रहे हैं कि औद्योगिक रूप से विकसित देश अपने बजट का 0.7% भाग पर्यावरण के संरक्षण पर खर्च करें। एजेंडा 21 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला एजेंडा ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा का सदुपयोग करके प्रदूषण की वृद्धि में कमी करना। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखना। तीसरा, समताप मंडल की ओजोन परत का संरक्षण करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण। पाँचवां, स्थलीय तथा सागरीय जल संसाधनों का संरक्षण। छठा, मृदा अपरदन तथा बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण को रोकना। सातवां, वन ह्रास को रोकना। आठवां, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करना। नौवां, खतरनाक रासायनिक पदार्थों का सुरक्षित ढंग से आयात निर्यात करना। 10वां, संपत्ति एवं वन के असमान वितरण को कम करना। इसके अलावा भी कुछ अन्य बिंदु थे, किंतु वे बहुत मुख्य नहीं हैं, प्रमुख नहीं हैं, इसलिए उसका चर्चा करना यहाँ आवश्यक नहीं है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में। पहला था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन ओजोन परत का ह्रास करने वाले तत्वों एवं पदार्थों के संबंध में किया गया था। इसकी पहली बैठक मई 1989 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुई थी। इस संधि पर 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत वर्ष 1998 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर 50% की कमी करना था, ताकि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाई जा सके। अब तीसरा पॉइंट, क्योटो प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1992 के सम्मेलन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के संबंध में 1997 में जापान के क्योटो नगर में संधि की गई थी। यह एक स्वैच्छिक संधि है जिस पर 141 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। इन देशों ने वर्ष 2012 तक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर 1990 के स्तर से 5.2% की कमी करने पर अपनी सहमति प्रकट की थी। ठीक है। अब चौथा पॉइंट में आते हैं, बाली शिखर सम्मेलन।
बाली समिट। बाली शिखर सम्मेलन दिसंबर 2007 में नूसा दुआ नगर में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? नूसा दुआ नगर में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि 2012 की सीमा के पश्चात ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा। अब 5वां पॉइंट, पोजनान शिखर सम्मेलन या पोजनान समिट। पोलैंड के पोजनान नगर के दिसंबर 2008 में आयोजित इस सम्मेलन में सैद्धांतिक रूप से सहमति थी कि धनी देश गरीब देशों की अपनी वन संपदा को सुरक्षित रखने में सहायता करें। इससे हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब 6ठा पॉइंट, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन या कोपेनहेगन समिट। दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित इस सम्मेलन में 192 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था 2012 के पश्चात प्रभावी ढंग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाई जा सके। इस सम्मेलन का उद्देश्य भी बाली शिखर सम्मेलन के समान ही था, किंतु यह अपेक्षाकृत विस्तृत और कठोर था। 7वां पॉइंट, कैनकन शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मेक्सिको के कैनकन नगर में वर्ष 2010 में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में 193 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था और निम्नलिखित समझौतों पर सहमति व्यक्त की थी। कौन कौन सा समझौता था, देखिए फिर से देखते हैं। पहला, दिसंबर 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल की समाप्ति के पश्चात भी जलवायु परिवर्तन के योजना पर कार्य निरंतर जारी रखा जाए और कार्यक्रम में कोई अंतराल ना हो, मतलब लगातार होता रहे। ठीक है। दूसरा समझौता, हानिकारक गैसों के आधार वर्ष के चयन में सदस्य राष्ट्रों को अपनी सुविधा की छूट दी जाए। तीसरा समझौता, वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी लाने का प्रण किया जाए या प्रण लिया गया। चौथा समझौता, वर्ष 2100 तक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि ना होने पाए। पाँचवां, जलवायु परिवर्तन के विषय में युवा पीढ़ी, महिलाओं एवं आदिवासियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। छठा, जलवायु परिवर्तन संबंधी शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। सातवां, विकासशील देशों की कार्यशैली में पारदर्शिता लाई जाए तथा उनकी विक्रय प्रणाली का परीक्षण किया जाए। आठवां, विकसित देश वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जलवायु परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को देते रहेंगे। ये सातवां हुआ। अब आठवां पॉइंट हम देखते हैं। ये सातवां समझौता था। अब आठवां पॉइंट है जो सबमिट होता चला उसके लिए। आठवां है हैदराबाद कन्वेंशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के जैविक विविधता कन्वेंशन का आयोजन 16 अक्टूबर 2012 से भारत के हैदराबाद नगर में किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। इस सम्मेलन में सहमति हुई कि विकसित देश जैविक विविधता संरक्षण के लिए दुगनी रकम खर्च करें।
इस बढ़ाई गई धनराशि का इस्तेमाल सागरीय तटों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव जंगल पेड़ को संरक्षण प्रदान करने में करना था। 9वां पॉइंट, पेरिस जलवायु समझौता। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में राष्ट्रों के बीच पेरिस में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसे COP21 के नाम से जाना जाता है। इस समझौता को 2020 से लागू किया जाना था। इसमें तय किया गया था कि तापमान को हर हाल में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। ठीक है। इसके अलावा भी विश्व स्तर पर कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण आदि। तो हम समझते हैं वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग प्रोग्राम यहीं तक ठीक है। इसके आगे का जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है वो अगले वीडियो में हम देंगे। सेमेस्टर 6 में आप लोगों को तीनों ही प्रोग्राम को पढ़ना है, वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम का अध्ययन करेंगे।